और थोड़ा सा जो ऑयल है वो इस वाले सेक्शन पर लगा देते हैं जहाँ पर जो बैरिंग है वो फिट होने वाला है, और साथ ही साथ जहाँ पर जो शिफ्ट के जो पिंस हैं वो लगने वाली हैं, थोड़ा सा ऑयल वहाँ पर भी लगा देते हैं, और थोड़ा सा जहाँ पर ड्रम लगने वाला है। और फिर बारी आती है जो गैस्केट है उसको बनाने की। तो अगेन ये वाला जो सरफेस है, मेक श्योर इसके ऊपर कहीं भी ऑयल वगैरह ना लगा हो, ऑयल और ग्रीस। और उसके बाद जो गैस्केट है उसको बनाने के लिए मैं 3 बॉन्ड यूज़ कर रहा हूँ, ग्रे कलर वाला। तो सबसे पहले एक लाइट कोट लगाएंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। बेसिकली ये वाली जो लाइन है हम इसको फॉलो करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जहाँ जहाँ ऐड ऑन करना रहेगा वहाँ मैं बता दूँगा। और जो लाइट लेयर है उसको अप्लाई करने के बाद एक बार फिर से सेम एरिया पर हमें एक कोट और अप्लाई करना है, जो कि थोड़ा सा हैवी होने वाला है। इसको हमें बेसिकली इतना हैवी रखना है कि इसके नीचे जो एल्युमिनियम का जो सेक्शन है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लाइट अप हो रहा है, वो हमें ना दिखे। अब बेसिकली जो लाइन मैंने फॉलो करने को बोला था उसके अलावा यहाँ पर और इस वाले सेक्शन में थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ पर और लगाना है। इस वाले सेक्शन में ज़्यादा नहीं लगाना है बिकॉज़ ये इंजन का इंटरनल पार्ट है। बेसिकली एक्सेसिव जो ब्लो बाई होता है वो यहाँ से पास आउट होता है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा गैस्केट अप्लाई ना करें। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से आपको जो गैस्केट है वो अप्लाई करना है। ना ही आपको ज़्यादा थिक लेयर बिल्ड करनी है और ना ही इसको इतना पतला छोड़ दें कि ये फिर प्रॉपर्ली सील ही ना कर पाए। और उसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है जिसको आपको अपनी फिंगर है उसके अराउंड रैप करना है, और उसके बाद जो अंदर की साइड जो एक्सेसिव गैस्केट लगा हुआ है उसको वाइप ऑफ करना है। इससे होगा क्या कि जब दोनों क्रैंक केसेस हैं उनको हम एक दूसरे के साथ इंस्टॉल करके जब बोल्ट्स हैं उनको टाइट करेंगे तो जो गैस्केट है वो अंदर की साइड थोड़ा कम जमा होगा, जिसकी वजह से अंदर थोड़ा मेस है वो कम क्रिएट होगा। बाहर की साइड से हम अभी क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं बिकॉज जब क्रैंकेस है वो प्रॉपर्ली प्रेस हो जाएगा एक दूसरे के अगेंस्ट, तब जो एक्सेसिव मटेरियल बाहर निकलेगा उसको हम बाहर से अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अंदर की साइड से हम फिर कर नहीं पाएंगे, इसलिए अभी करना जरूरी है। और अगर कोई ऐसा एरिया है जो कि ज़्यादा हार्ड टू रीच है तो वहाँ पर आप एक जो ये ईयरबड्स आते हैं उनको यूज़ करके क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसके जितने भी सेक्शंस हैं तो इनको ये वाली शाफ्ट है ये और जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है वो उससे अलाइन करके इसको नीचे की साइड ड्रॉप करना है आराम आराम से। और उसके बाद जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि सारे जो होल्स हैं सारे जो सेक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली अलाइन हो गए हैं, तो उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पुश कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब बारी आती है जितने भी बोल्ट्स हैं उनको लगाने की। तो सबसे पहले जो अंदर की साइड बोल्ट्स लगेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो इस केस में वो आइडेंटिफाई करना काफ़ी सिंपल था बिकॉज़ बाहर के जो भी बोल्ट्स हैं वो पेंटेड हैं और अंदर के जो बोल्ट्स हैं वो पेंटेड नहीं है। लेकिन आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं बिकॉज़ आप नो मैटर कितना क्लीन करते हैं, अगर आप एसिड वगैरह यूज़ करते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज़ जो ज़्यादा डर्टी बोल्ट्स होंगे वो बाहर की साइड लगेंगे और जो एकदम क्लीन बोल्ट्स होंगे या फिर ऑयली जैसे दिखने वाले बोल्ट्स होंगे वो अंदर की साइड लगेंगे। तो अभी इसमें 5 बोल्ट्स ऐसे हैं जो कि क्लीन हैं, तो वो अंदर की साइड लगने वाले हैं और उन पाँचों का साइज़ भी सेम है। लेकिन इन 5 बोल्ट्स में अभी हम सिर्फ 4 बोल्ट्स ही लगा सकते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पर जो बोल्ट है वो हम अभी नहीं लगा सकते बिकॉज़ यहाँ पर एक प्लेट लगती है जो कि टाइमिंग चेन की गाइड को होल्ड रखती है, तो वो बाद में लगाएंगे। उसके बाद बारी आती है जितने भी बोल्ट्स बाहर लगेंगे उनकी। इसमें 7 बोल्ट्स जो हैं वो सेम साइज़ के हैं और 2 बोल्ट्स जो हैं वो इनसे अलग साइज़ के हैं, लेकिन ये 2 बोल्ट्स भी सेम साइज़ के हैं। तो सबसे पहले जो 2 अलग हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एक लगेगा यहाँ पर और दूसरा वाला लगेगा यहाँ पर, और उसके अलावा जितने भी बोल्ट होल्स हैं उनमें ये 7 जो बोल्ट्स हैं सेम साइज़ के वो लग जाएंगे।
तो इनमें जो रस्टेड बोल्ट्स हैं वो नीचे की साइड लगा रहा हूँ मैं, बिकॉज वहाँ पे कम क्लीनिंग होती है तो उसकी वजह से रस्टिंग है वो ज़्यादा रहती है। और थोड़े जो कम ख़राब कंडीशन के बोल्ट्स हैं वो ऊपर की साइड और पीछे की साइड लगने वाले हैं। ऑलराइट, तो हमने सारे जो बोल्ट्स हैं वो लगा दिए हैं। अब बारी आती है इनको टाइट करने की। तो इनको हमें करना है क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट। अब क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है कि हम अगर एक बोल्ट इस साइड का टाइट कर रहे हैं तो दूसरा इसके जस्ट अपोजिट यानी कि इस साइड से टाइट करेंगे, फिर इस साइड से, उसके बाद यहाँ से, फिर एक अंदर का टाइट कर देंगे इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि हम सारे बोल्ट्स को कुछ इस तरीके से टाइट कर रहे हैं कि जो क्रैंकेस है वो इवनली एक दूसरे के साथ प्रेस हों। ऐसा नहीं हो कि हम इस साइड के सारे बोल्ट्स टाइट कर दें तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, यहाँ पर प्रेशर ही ना पड़े। उस केस में चांसेस हैं कि हम जो इनका अंदर की साइड वाला जो सरफेस है जहाँ पर हमने अभी बॉन्ड लगाया था वो डैमेज हो सकता है। तो अभी इनको मैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में सबसे पहले हल्के हाथ से टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद 1/4 टर्न और घुमा करके इनको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। तो इनको टाइट करने का रूल वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे लेकिन लूज़ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इनको टाइट कर लेता हूँ मैं और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑलराइट, तो अभी जो बोल्ट्स हैं उनको टाइट कर दिया है और अभी हम जो एक्सेसिव 3 बॉन्ड जैसा कि आप देख सकते हैं उसको क्लीन कर सकते हैं। तो एक सैक्रिफिशियल क्लॉथ चाहिए आपको, बट मेक श्योर कि वो थोड़ा क्लीन हो, ज़्यादा डर्टी भी ना हो, और उसकी हेल्प से आप जो एक्सेसिव 3 बॉन्ड है उसको क्लीन कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को आपको कितने डिटेल में करना है वो डिपेंड करता है कि आप इंजन को कितना ज़्यादा अनटच लुक देना चाहते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है वो होगी कि हम इंजन को दूसरी साइड टर्न करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये जो होल आप देख सकते हैं इसके अंदर एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट लगने वाला है और उसके बाद जस्ट इसको टाइट करना है। दैट्स इट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो गियर का ड्रम है उसकी जो सेलेक्टर प्लेट है उसको लगाने वाले हैं। इसको गियर स्टार भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो 2 पिन्स हैं उनको हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर जो 2 स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं ड्रम के अंदर, एक यहाँ पर लगेगा और दूसरा यहाँ पर। और उसके बाद इसमें ये जो 2 स्लॉट्स बने हुए हैं इनको इन पिन्स के साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से लगा देंगे और उसके बाद लगेगा हमारा 10 मिलीमीटर का बोल्ट और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा थ्रेड लॉकर यूज कर रहा हूँ। और इसको टाइट करते वक्त भी सेम ही प्रिकॉशन फॉलो करनी है। इसको बेसिकली ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ऑलराइट, तो अब बारी आती है जो स्टॉपर प्लेट है उसको इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले इसकी स्प्रिंग है वो लगेगी, उसके बाद वॉशर, फिर स्टॉपर प्लेट इटसेल्फ और उसके बाद इसका 10 मिलीमीटर का बोल्ट। तो जो स्प्रिंग है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप करनी है हमें कि इसका जो ये बेंड फॉर्क का जो पोर्शन है वो ऊपर की साइड रहे और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देना है। उसके बाद बारी आती है वॉशर को लगाने की। तो वॉशर को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। उसके बाद बारी आती है जो स्टॉपर प्लेट है उसकी। तो ये इस डायरेक्शन में नहीं लग सकती है बिकॉज इसका जो ये कर्व है वो उस साइड जा रहा है, जबकि हमें ये जो कर्व है इसको इस साइड रखना है। और साथ ही साथ जो स्प्रिंग का कट है जहाँ पर स्प्रिंग का जो वो बेंड हुआ वाला पोर्शन है वो लगेगा वो इस साइड होना चाहिए। तो इसको एक बार यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और एक बार जो बोल्ट है उसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, बस इतना ही। उसके बाद मैं एक स्क्रू ड्राइवर है छोटी साइज़ का, उसकी हेल्प से इसको ऊपर की साइड लेके आ रहा हूँ। बेसिकली इसका जो ये रोलर वाला सेक्शन है ये यहाँ पर लेकर के आना है हमें कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको यहाँ पर होल्ड रखते हुए जो बोल्ट है उसको टाइट करेंगे। इसको टाइट करते टाइम ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, आपको इसको उसी साइड रखना है। इस पोजीशन में अगर आप इसको टाइट कर देंगे तो चांसेस हैं कि जो स्टॉपर प्लेट है उसको आप बेंड भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा इस साइड रखना है और उसके बाद इसको टाइट करना है। टाइट करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, अब उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो जो गियर्स हैं उनको चेक करने के लिए सिंपली एक 10 मिलीमीटर का सॉकेट लेंगे और उसको जो गियर स्टार का जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट है उसके ऊपर लगाएंगे। और उसके बाद ये वाली जो इनपुट शाफ्ट है इसको रोटेट करते टाइम जो गियर स्टार है उसको एंटी क्लॉकवाइज
या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। फिलहाल ये न्यूट्रल में है। उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, इनपुट शाफ्ट को घुमाते हुए आउटपुट शाफ्ट है उसको एक बार रोक लेते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट शाफ्ट है वो मूव नहीं कर रही है और जो इनपुट शाफ्ट है वो मूव कर रही है। तो दैट मीन्स कि जो गियर है वो न्यूट्रल है। अब शिफ्ट करते हैं फर्स्ट गियर में। और एक चीज़ आप नोटिस करने वाले हैं अभी भी और आगे भी कि जो गियर्स हैं वो उतना स्मूथली शिफ्ट नहीं होंगे। वो इसलिए है क्योंकि इसका जो मोमेंटम है वो मैं हाथ से मूव करके इसको उतना नहीं बना सकता हूँ जितना गियर शिफ्टिंग के लिए नेसेसरी होता है। तो ज़्यादा हार्ड शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर ज़्यादा हार्ड शिफ्टिंग हो रही है दैट मीन्स कि जो गियर बॉक्स है उसमें प्रॉब्लम है, या तो हमने कोई गियर गलत लगा दिया है या फिर कोई वॉशर गलत लगा दिया है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसके जो चारों गियर्स हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप होने वाली है हमारी जो किकशाफ्ट की स्टॉपर प्लेट है या फिर गाइड प्लेट जिसको बोलते हैं उसको इंस्टॉल करना। तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगी। एक बार फिर से आप इसकी जो पोजीशन है वो चेक कर लें। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है और उसके बाद इसके दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको टाइट कर देंगे। और उसके बाद बारी आती है हमारी जो गियर शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की। तो गियर शाफ्ट में यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी रहती है, उसको आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से लगी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सर्क्लिप लगी हुई है। उसके बाद एक वॉशर है वो लगेगा। और इंस्टॉल करने से पहले इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको आप थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें इंजन ऑयल की हेल्प से। और उसके बाद इसको ये वाला जो होल है इसके थ्रू इंसर्ट करना है। और उसके बाद इसका ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर एक कट बना हुआ है और दोनों साइड से जो स्प्रिंग है उसके ये जो पोर्शंस दिख रहे हैं इनके बीच से यहाँ पर एक बोल्ट लगा हुआ है, स्टड भी बोल सकते हैं आप इसको पास थ्रू करना है। तो सबसे पहले तो आप यही चेक कर लेना कि ये जो बोल्ट है ये प्रॉपर्ली टाइट हो और जब ये दोनों सेक्शंस हैं ये प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाएं तब उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो जो गियर शाफ्ट है वो प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है इस वाली गियर की जो कि किक शाफ्ट है उस वाली गियर से ड्राइव होती है, इसको लगाना है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक वॉशर लगेगा, उसके बाद इसकी जो स्लीव है वो लगेगी और स्लीव को लगाने के बाद जो गियर है उसको लगाना है। तो गियर में जो ये उभरा हुआ सेक्शन है ये नीचे की साइड रहेगा और जहाँ पर ये गड्ढा बना हुआ है ये सेक्शन ऊपर की साइड रहेगा। इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देते हैं। उसके बाद एक और वॉशर लगेगा और लास्ट में यहाँ पर एक सर्क्लिप लगेगी। और अब बारी आती है जो किक शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसको मैंने थोड़ा सा एक बार पार्शियली डिसमेंटल कर लिया है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। सबसे पहले एक वॉशर लगता है, ये मेरे ख्याल से रिमूव नहीं होता है बिकॉज इस केस में तो हो नहीं रहा है। उसके बाद एक स्प्रिंग है वो लगेगी। उसके बाद जो नीचे वाली गियर है जिसके अंदर इस साइड में कट बना हुआ है और थोड़ी सी स्लीव बाहर निकली हुई है वो लगेगी। और ये जो गियर है इसके अंदर कट्स बने हुए हैं, उसमें एक कट है उसकी साइज थोड़ी सी ज़्यादा है जो कि इस वाले सेक्शन के साथ अलाइन करना है। और जब आप उसको अलाइन कर लेंगे तो ये जो गियर है ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद एक छोटा वॉशर है जो कि यहाँ पर लगता है। उसके बाद लगेगी यहाँ पर एक स्लीव और स्लीव के बाद ये गियर लगेगी। इस गियर का प्लेन और जिस साइड टीथ्स बने हुए हैं वो सेक्शन इस साइड जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद लगेगा एक और वॉशर और उसके बाद लगने वाली है ये सर्क्लिप। तो इस सर्क्लिप को मैं इसकी जो पोजीशन है जहाँ पर इसका स्लॉट बना हुआ है वहाँ पर स्लाइड कर देता हूँ और उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा पुश करके रखना पड़ेगा एंड दैट्स इट। और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है उसके लिए आप इसको कुछ इस तरीके से मूव करके चेक कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट भी करना है। और उसके बाद इसको ये वाला जो सेक्शन है इसको इस साइड किसी भी डायरेक्शन में रखते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। और अभी जो किकशाफ्ट है उसके अंदर आपको यहाँ पर एक होल दिख रहा है, इस होल को हमें जो किकशाफ्ट है उसको रोटेट करते हुए यहाँ तक लेकर के आना है। और इस पॉइंट पर इस स्प्रिंग में ये वाला जो सेक्शन बना हुआ है इसको ले जा करके इंसर्ट करना है। और उसके बाद ये एक प्लास्टिक की स्लीव है, इसके अंदर यहाँ पर आपको एक कट बना हुआ दिखेगा। इस कट को वो जो स्प्रिंग वाला सेक्शन जो हमने किकशाफ्ट के होल में लगाया था उसके साथ अलाइन करके इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। और इतना करने के बाद ये जो स्प्रिंग का ये वाला पोर्शन है इसको लिफ्ट करके यहाँ पर ये जो स्लॉट है इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो गया है। अब हम ऑयल पंप है उसको इंस्टॉल करेंगे। और ऑयल पंप जो है वो मैं नया यूज़ कर रहा हूँ, ये भी होंडा का जेन्युइन है। और ऑयल पंप है उसको लगाने से पहले दो डाउल्स हैं इनको लगाना पड़ेगा। तो जो दोनों डाउल्स हैं उनको इनकी जो पोजीशन है
वहाँ पर माउंट करना है। और उसके बाद जो ऑयल पंप है उसमें ये जो 2 होल्स हैं इनको जो डाउल्स हैं उनके साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पुश करना है। और अब बारी है ये जो 2 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको इंस्टॉल करने की। ऑलराइट, तो अब बारी आती है जो प्राइमरी गियर है जिसको ड्राइव गियर भी बोलते हैं उसको इंस्टॉल करने की। लेकिन उससे पहले इसमें एक स्लीव है वो लगती है, और उससे पहले ये वुडरफ की है इसको हमें लगाना है। तो इसको बेसिकली इसके लिए क्रैंकशाफ्ट है, वहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, उस स्लॉट के अंदर इसको इंसर्ट करना है और उसके बाद इसको थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करना है। लेकिन ये हो नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं हैमर से टैप कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो स्लीव है या फिर बुशिंग जो भी आप बोलना चाहें, इसमें जो ये खड्डे वाला पार्ट है ये नीचे की साइड रहेगा और जो उभरा हुआ सेक्शन है वो ऊपर की साइड रहेगा। और इसको इंस्टॉल करते टाइम इसमें जो स्लॉट बना हुआ है ये जो वुडरफ की है उसी के लिए बना हुआ है, तो उन दोनों को अलाइन रखना है और उसके बाद इसको पुश कर देना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद बारी आती है जो प्राइमरी गियर है उसको इंस्टॉल करने की। आप इसको इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इस तरीके से भी। तो इसको जस्ट जो वुडरफ की है उसके साथ अलाइन करके इंसर्ट कर देना है। एंड अभी के लिए इस वाले सेक्शन में बस इतना ही काम है। उसके बाद बारी आती है जो ऑयल पंप को ड्राइव करने वाली जो गियर है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसमें जो स्क्वायर शेप बना हुआ है ये सेक्शन ऊपर की साइड रहेगा और ये जो प्लेन सेक्शन है ये नीचे की साइड रहेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है और इसके जो टीथ्स हैं उनको जो प्राइमरी गियर है उसके टीथ्स के साथ कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और उसके बाद इसका जो ये वॉशर है जो कि जो ऑयल पंप है उसको ड्राइव करने का काम करेगा, उसको ये वाला जो ऑयल पंप का सेक्शन है इसके पैरेलल रख के और ये जो स्लॉट है यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। और उसके बाद एक बार हम चेक कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ऑयल पंप है वो मूव हो रहा है और इसमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं लगता है बिकॉज जो RH कवर लगेगा वो इसको होल्ड रखने का काम करता है। और अब बारी आती है जो क्लच हाउसिंग है उसको इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले इसकी एक ये स्लीव है या फिर बुशिंग जो भी आप बोलना चाहें, इसको हमें इनपुट शाफ्ट है उसके अंदर इंसर्ट करना है और लगाने से पहले इसको बाहर और अंदर की साइड से प्रॉपर्ली लुब्रिकेट कर लेंगे। और इसको प्रॉपर्ली लुब्रिकेट करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है और उसके बाद जो क्लच हाउसिंग है उसको भी इंसर्ट कर देना है। लेकिन क्लच हाउसिंग को लगाते टाइम हमें जो प्राइमरी गियर है वो और साथ ही साथ जो किकशाफ्ट के थ्रू जो गियर ड्राइव होने वाली है उसको जो क्लच हाउसिंग की गियर है उसके टीथ्स के साथ थोड़ा अलाइन रखना पड़ेगा और ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। और अभी यहाँ सबसे पहले एक वॉशर लगेगा और इसके अलावा 2 और वॉशर्स हैं जो कि साइज में लगभग इसी के जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका जो इनर डायमीटर है वो जो इनपुट शाफ्ट है उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। उसके बाद क्लच का जो ये वाला सेक्शन है जो कि प्रेशर प्लेट और जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको होल्ड करके रखता है, इसको हमें लेना है। और वैसे तो जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, लेकिन मैं फिर भी इनमें जिस साइड जो ग्रेविंग है नंबर्स की वो रहती है उस साइड को ऊपर की साइड रखना प्रीफर करता हूं। और जो हमारा हब है वो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगा, तो ऊपर की साइड ये वाली है लेकिन अभी हमने इसको उल्टा पकड़ रखा है, तो जिस साइड नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं वो साइड हम नीचे की साइड रखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। और अब बारी आती है प्रेशर प्लेट है उसको लगाने की। तो प्रेशर प्लेट में आप फील करके देखेंगे तो आपको एक साइड है वो स्मूथ फील होगी और दूसरी साइड है वो फ्लैट और रफ फील होगी। तो जो साइड फ्लैट और रफ फील होगी उसको हम रखेंगे नीचे की तरफ और जो साइड स्मूथ फील होती है उसको ऊपर की साइड रखना है। और ऐसा सारी जो प्रेशर प्लेट्स हैं उनके साथ करना है। अब अगेन ये उल्टा पकड़ रखा है तो इस सिचुएशन में जो स्मूथ वाली साइड है वो नीचे की साइड रखते हैं और ये कुछ इस तरीके से लगेगी। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे जिससे कि जो फ्रिक्शन प्लेट लगेगी उसका इस साइड वाला जो सेक्शन है वो लुब्रिकेट हो जाए। इसमें अगेन वही है, जो नंबर्स वाला पोर्शन है उसको हम नीचे रखेंगे बिकॉज जब हम इसको लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। और इसी तरीके से इसमें 3 प्रेशर प्लेट्स लगेंगी और 4 फ्रिक्शन प्लेट्स लगेंगी। एंड एज ए नेक्स्ट स्टेप जो हब की दूसरी वाली जो प्लेट है उसको हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे। और प्लेस करते टाइम वैसे तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है और एक डॉट यहाँ पर भी है। वैसे इसमें 2 डॉट्स बने हुए हैं तो दोनों में से आप किसी को भी अलाइन कर देना। इसके साथ इसको अलाइन करके कुछ इस तरीके से लगा देंगे। और उसके बाद ये जो पूरी असेंबली है
इसमें 3 प्लेट्स हैं, उनको हम इस वाले स्लॉट में लगाने वाले हैं और जो एक प्लेट है उसको हम इस वाले स्लॉट में लगाने वाले हैं। 3 प्लेट्स हैं वो एक साइड और एक फ्रिक्शन प्लेट है वो दूसरी साइड हो जाने की वजह से ये चिपकने वाला जो इश्यू है वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक अगर हम बाइक को पार्क करके रखते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनकी जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से करके ये जो पूरी असेंबली है इसको यहाँ पर हमें ड्रॉप करना है। इस हाउसिंग के अंदर आपको ये ग्रूव्स दिख रहे हैं, इन ग्रूव्स को ये जो इनपुट शाफ्ट है इसके ग्रूव्स के साथ अलाइन करना रहता है। और जब ये अलाइन हो जाएंगे तो आप जो पूरी क्लच असेंबली है उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर पाएंगे। और इसको इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले एक वॉशर लगेगा और उसके बाद ये वाला जो नट है इसको लगाना है। और इस पर्टिकुलर इंजन में जो क्लच असेंबली का जो नट है वो क्लॉकवाइज ही टाइट होता है। तो इसको सबसे पहले हैंड टाइट करेंगे, उसके बाद इसका जो क्लच होल्डर है उसको लगाएंगे और फिर इसको 19 मिलीमीटर के सॉकेट की हेल्प से टाइट कर देंगे। उसके बाद लगेंगी 4 स्प्रिंग्स और जो क्लच स्प्रिंग्स हैं उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, उसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद लगेगी स्प्रिंग्स को होल्ड करने वाली प्लेट और इसको भी आप किसी भी तरीके से प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद लगेंगे 4 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स और ये जो 4 बोल्ट्स हैं इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। और जब चारों स्प्रिंग्स हैं वो प्रॉपर्ली पूरी टाइट हो जाएं तो उसके बाद आपको इन बोल्ट्स को थोड़ा सा ओवर टाइट करना है, इनको ओवर टाइट बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद बारी आती है जो लिफ्टर बैरिंग है, क्लच रिलीज बैरिंग भी बोलते हैं इसको लगाने की। तो इसमें जिस साइड कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं वो सेक्शन ऊपर रख दीजिएगा, वैसे वो मैटर नहीं करता इतना। इसको जस्ट यहाँ पे प्लेस करना है और थोड़ा सा पुश करना है। उसके बाद बारी आती है जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है उसको लगाने की। तो इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे, उसके बाद इसका वॉशर लगेगा और उसके बाद बारी आती है इसका जो स्पेशल नट है उसको लगाने की। तो इसका भी स्पेशल नट है वो क्लॉकवाइज ही टाइट होगा। और ये वाला जो नट है इसको टाइट करने के लिए एक स्पेशल टूल की हेल्प लगेगी आपको और ये एक गियर्स को लॉक करने का टूल है। इसको बेसिकली जो गियर्स हैं उनके बीच में रखना है और उसके बाद ये जो नट है इसको टाइट करना है। और यहाँ पर इस सिचुएशन में जो गियर्स हैं उनको लॉक करने के लिए एक बार जो ऑयल पंप की जो ड्राइव गियर है उसको हटाना पड़ेगा। तो अभी जो ये गियर है इसको वापस लगा देते हैं। और अब बारी है जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है उसकी कैप को लगाने की। तो कैप को लगाने से पहले यहाँ पर एक गैस्केट लगेगा जो कि ये है, इस गैस्केट को यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और जो गैस्केट है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है, इसके जो होल्स हैं उनको मैच करके। और कैप को इंस्टॉल करते टाइम इसके जो होल्स हैं उनको अलाइन रखना है और उसके बाद इसमें 3 स्क्रूज लगेंगे, तो उन तीनों को लगा देता हूँ मैं। और इंस्टॉल करने के बाद इनको टाइट करना है। और उसके बाद ये वाला जो स्लॉट है इसमें एक स्ट्रेनर लगेगा कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ RH साइड में जितना भी काम हमें क्रैंकेस में करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो कवर है उसको लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले 2 डाउल्स हैं, इनको लगाना है। तो एक लोकेटिंग डाउल है वो यहाँ पर लगती है और जो सेकंड लोकेटिंग डाउल है वो यहाँ पर लगेगी। और डाउल को लगाने के बाद बारी है जो RH कवर का गैस्केट है उसको लगाने की। तो गैस्केट को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और अब जो RH कवर है वो इसके ऊपर माउंट हो जाएगा। लेकिन RH कवर को इंस्टॉल करने से पहले हमें इसको प्रेप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी जो किकशाफ्ट की ऑयल सील है उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो क्लच का जो पुश लीवर है उसकी ऑयल सील है उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद इसकी स्प्रिंग और एक इसमें पिन लगती है जो कि इस स्प्रिंग को होल्ड करके रखती है। तो ऑयल सील को इंस्टॉल करने से पहले मैंने इसका जो आउटर डायमीटर है उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लिया है और उसके बाद इसको ये वाली जो प्लेस है इसके अंदर इंसर्ट करना है। और बस ये इतना ही सिंपल था।
और सेम प्रोसेस इस वाली ऑयल सील के लिए फॉलो करनी है। और ऑयल सील को इंस्टॉल करने के बाद जो ये पुश लीवर है इसको सबसे पहले थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। और अब बारी आती है जो स्प्रिंग है उसको इंस्टॉल करने की। तो स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से लगाना है। बेसिकली इसका जो बड़ा वाला कट है वो नीचे की साइड रहेगा और इसका जो छोटा वाला कट है वो ऊपर की साइड रहेगा। इस पोजीशन में एक बार जो लीवर है उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद जो स्प्रिंग है उसको प्लेस करना है यहाँ पर और जो लीवर है उसको पुश कर देना है। और इसका जो ये वाला कट है वो यहाँ पर कट सेक्शन बना हुआ है उसके अंदर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। और अभी जो स्प्रिंग का दूसरा वाला कट सेक्शन है उसको लॉक करने के लिए और जो लीवर है उसको भी लॉक करने के लिए ये एक पिन लगती है। तो इसको सबसे पहले हम जो इसके लिए होल बना रखा है उसके ऊपर इसको प्लेस कर देंगे और उसके बाद कुछ इस टाइप के सरफेस की हेल्प से इसको अंदर की साइड ड्राइव करना है। हैमर से टैप कर रहा हूँ। इसको लगभग इतना ही ड्राइव करना है। इसको थोड़ा सा और ड्राइव करूंगा मैं, लेकिन उससे ज़्यादा इसको हमें अंदर की साइड टैप नहीं करना है, अदरवाइज फिर जो स्प्रिंग है वो ग्रिप नहीं कर पाएगी। उसके बाद जो स्प्रिंग है उसका जो कट वाला सेक्शन है उसको होल्ड करके कुछ इस तरीके से हमने जो पिन लगाई है उसके पीछे लेके आना है और उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे जिससे कि जो स्प्रिंग है वो इसकी प्रॉपर जगह पर जाकर के माउंट हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट में ये कैप है जो कि लीवर के ऊपर माउंट होती है इस वाले होल में, तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर माउंट कर देना है एंड दैट्स इट। और अभी जो किकशाफ्ट है उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेते हैं जिससे कि जो ऑयल सील है वो डैमेज ना हो। और जो आरएच कवर है अब उसको प्लेस करना है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप डबल चेक कर लें कि ये जो स्लीव हमने लगाई थी प्लास्टिक वाली ये पूरी अंदर की साइड इंस्टॉल्ड हो, अदरवाइज जो आरएच कवर है उसको फिट करने में प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद जो ऑयल सील वाला सेक्शन है उसको किकशाफ्ट है उसके साथ अलाइन करके स्लाइड इन करना है और जेंटली प्रेस करके जो किकशाफ्ट है उसको इसका जो होल है उसके थ्रू पास कर लेंगे। और उसके बाद जो डाउल्स हैं उनको मैच करके जो आरएच कवर है उसको हम पुश कर देंगे। उसके बाद बारी आती है बोल्ट्स लगाने की। 9 बोल्ट्स जो हैं वो एक साइज के हैं। एक बोल्ट जो है वो इनसे थोड़ा छोटा है और उसके बाद में लास्ट में 2 सबसे छोटे बोल्ट्स हैं। तो एक बार जो बाकी के बोल्ट्स जहाँ लगने हैं वो बता देता हूँ, फिर इन तीनों की भी बात कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो 9th बोल्ट है वो यहाँ पर लगेगा। उसके बाद जो ये 3 बोल्ट्स हैं इनमें से जो 2 छोटे बोल्ट्स हैं उनमें से एक बोल्ट यहाँ पर लगेगा, दूसरा जो छोटी साइज़ का बोल्ट है वो यहाँ पर लगेगा। लास्ट बोल्ट बच गया जिसकी साइज़ सबसे अलग है। और ये वाला जो बोल्ट है ये इस पर्टिकुलर बाइक में अलग है बिकॉज जो प्रीवियस मैकेनिक था उसने यहाँ पर बोल्ट है उसको मिसप्लेस कर दिया था, जो बाकी और जो बोल्ट्स हैं इस इंजन के उनके साथ भी मैच नहीं हो पाया। तो नॉर्मल जो शाइन होती है उसमें तीनों बोल्ट हैं ये सेम साइज़ के होते हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है, तो वो चीज़ आप माइंड में रखिएगा। वो यहाँ पर लगता है, लेकिन इन दोनों बोल्ट्स को लगाने से पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट लगता है, तो मेक श्योर आप उसको ज़रूर लगाएं। और अभी इन सारे बोल्ट्स को मैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर लेता हूँ। और इस वीडियो में बस गाइज यहाँ तक ही हो पाएगा बिकॉज जब एडिटिंग करने बैठे तब पता चला कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना मजबूरी हो गई है, अदरवाइज तो एक ही पार्ट में बनाने का सोचा था। तो पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अब आएगा पार्ट 2, जो भी बचा हुआ काम है वो उसमें करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज इसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको नहीं मिल पाएगा। इस वाले वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।